स्वागत है आपका 2024 हमारे खास कार्यक्रम में। आइए अब बात करते हैं चुनाव से पहले के 3 बड़े एजेंडे की, जिस पर चुनाव का पूरा स्क्रीन प्ले डिपेंड है। ये 3 एजेंडे हैं मुस्लिम, महिला और ओबीसी। बीजेपी हो या इंडिया अलायंस, दोनों के लिए ये 3 फैक्टर ही उनकी तकदीर और तस्वीर तय करेंगे। इसलिए इस पर बयानों की बौछार जारी है। पहले बात करेंगे मुस्लिम फैक्टर पर। आपको सुनाते हैं सज्जाद नोमानी का एक बयान। आपने इन सीटों पर दिखा दिया कि 63% वाले अगर मुत्तहिद हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे, तो 37 वाले घटकर शायद और नीचे आ जाएं, साफ हो जाएंगे। इस मौके पे मैं राहुल गांधी और प्रियंका को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी स्पीचेस को जिस तरह का बराबर, मैं देख रहा हूँ किस रुख पर वो बात कर रहे हैं, वो कितने मैच्योर अंदाज से वो लोग बात कर रहे हैं। वो एक बेहतरीन नमूना है और इसलिए वो भी मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नुमानी को आपने सुना, वो ये भी बता रहे हैं कि वोट कैसे देनी है, मुस्लिम्स को आगे कैसे, किस पार्टी की सुनना है, इंडिया गठबंधन कैसे बेहतर काम कर रहा है, सनातन पर जो बयानबाजी आ रही है उस पर कुछ भी कमेंट करने से बचना है, ये भी ताकीद करते हुए नुमानी नजर आ रहे हैं। मुस्लिम फैक्टर के बाद महिला फैक्टर को भी साधने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला है और बीजेपी आने वाले चुनाव में अगर सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद लगाए हुए है तो वो महिला वोट है। बीजेपी के इस कार्ड से विरोधियों में बौखलाहट है और उसकी बानगी आप उनके बयानों में देख सकते हैं। आरजेडी के बेहद सीनियर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बयान आपको सुनाते हैं। महिलाओं की लिपस्टिक और हेयर स्टाइल पर कैसे टिप्पणी कर रहे हैं, सुनिए। अब वरना महिला के नाम पर कि वो पॉल लिपस्टिक वाली पॉप कट वाली औरत चली आएगी नौकरी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। तो 2 मोर्चे हैं, दोनों ही मोर्चों पर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है, तो महिलाओं को लेकर जो एक मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला है, उसको लेकर विपक्ष के बयान तमाम सामने आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले ये महिलाओं को लेकर जो बयान दिया गया है, मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। आरजेडी क्या अपना नुकसान नहीं कर रही है ऐसे बयान देकर? फिर वही पुरानी वाली लाइन को दोहराते हुए आप सदन में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप जब बाहर आ रहे हैं तो आपके नेता मर्यादाओं को भूलकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जो किसी भी महिला को ठेस पहुंचा सकती है। देखिए प्राची, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को विदेशी फिल्में, अंग्रेजी फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए। ये बॉब कट भारत की महिलाओं में कहीं प्रचलित नहीं है। ये उनको लगता है कोई भ्रम है, वो देखते होंगे, अंग्रेजी फिल्में देखते होंगे, विदेशी फिल्में देखते होंगे, वही समाज उनको समझ में। तो पहले तो उनको ये बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर उनको किसी के लिपस्टिक लगाने से और बेहतर दिखने से है तो हाँ, कोई भी महिला जब कामकाज करने लगती है, कोई भी महिला जब कहीं बेहतर हो जाती है, कोई भी महिला सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो सब करती है और करेगी। अगर किसी को यह लगता है कि वो अपने लिहाज से महिलाओं का सजना, संवरना या रहना या कपड़े पहनना या बाल बनाना तय करेगा तो वो अभी बहुत कूढ़ मगज मानसिकता का व्यक्ति है, उसको महिलाएं पसंद नहीं करने वाली। लेकिन दुर्भाग्य एक ये भी है कि शायद एक बड़ा वर्ग है जो इस तरह की राजनीति पर अभी भी चौराहे पर, मोहल्ले में, आपसी कमरे की चर्चा में खिलखिलाकर हंसता है और इसी तरह की टिप्पणी मानसिकता करता है। शायद यही वजह है कि 3 दशक लग गए महिलाओं को आरक्षण देने में, और शायद ये मानसिकता ना होती तो 3 दशक लगते ही ना, उसके पहले और आरक्षण के भी पहले महिलाओं को बराबरी पर हम खड़ा कर पाते। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग देश की महिलाओं को याद दिला रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार हमने लेने नहीं दिया, अब अधिकार मिल रहा है तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे, जो करना है कर लो। देखिए, एक तरफ महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की जा रही है तो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जा रही है। देवेंद्र, एक मास्टर स्ट्रोक अगर बीजेपी ने चला, उसकी बौखलाहट विपक्ष में है और फिर से वो पुरानी वाली लाइन लेन तय कर रहा है विपक्ष, महिलाओं को लेकर टिप्पणी की जा रही है, तो वही नुमानी साहब जो पिच तैयार कर रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इंडिया गठबंधन के लिहाज से, वो सनातन पर भी बात कर रहे हैं, वो मुस्लिम वोटर्स को कैसे वोट करना है वो भी बता रहे हैं। ये आने वाले चुनाव में कैसे देखा जाएगा? और प्राची, पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात कर ले तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सामान्य कार्यकर्ता का बयान हो, बल्कि 7-8 बार के वो विधायक रहे हैं, आरजेडी के बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, पहले फाइनेंस मिनिस्टर तक रहे हैं, और उनका ये कहना और उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है जिसमें पहले शरद यादव ने जिस प्रकार की बातें कही थी, और आरजेडी और समाजवादी पार्टी की सोच को देखें अगर तो लगातार
इसी सोच के तहत उन लोगों ने अपनी लाइन आगे बढ़ाई है और एक बार फिर से लग रहा है कि उसमें कोई बदलाव नहीं। न जाने प्रियंका गांधी इस बयान को कैसे ले रही होंगी, जो अलायंस की वो नेता हैं, और इस तरह के बयान को वो कैसे एक्सेप्ट कर रही होंगी, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स की बात करें और नोमानी का जो बयान था, प्राची, इस चुनाव में भी अगर आप देखें, चाहे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं या अगले लोकसभा चुनाव की आप बात कर लें, उसमें आमतौर पर मुस्लिम वोटर को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। वहाँ पे वो बहुत आसानी से उन लोगों की ये कोशिश रहती है कि अपने वोट को कंसोलिडेट करो, और उसमें उनका जो वोटिंग परसेंटेज भी होता है, जो वोट कास्ट करते हैं, वो बहुत हाई रहता है। दूसरी तरफ बाकी वोटों में बंटवारा हो और उस राजनीति के सहारे जो अपोजिशन का जो अलायंस है वो अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी की ये ज़रूर कोशिश थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि बार बार कहा कि खासतौर पे पसमानदा सेक्शन के लिए आपको काम करना है। पहले जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म किया, तो उसके पीछे बड़ा मकसद ये था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था बैठक में, जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, कि भले ही वो वोट दें या ना दें, लेकिन आपको 140 करोड़ के लिए अगर काम करना है तो उसमें हर एक वर्ग तक आपको पहुंचना है, विकास की योजनाएं वहां पहुंचनी चाहिए। ये उम्मीद ज़रूर रही होगी कि इतने सारे काम अगर आप करेंगे तो शायद मुस्लिम वोटर आपको हराने के लिए एग्रेसिव ना हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जो नुमानी साहब कह रहे हैं भावेश जी, ये जब चुनाव आते हैं या जब चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ऐसे बयान कितने कामगर साबित होते हैं, या ऐसे बयानों से क्या बदलता है जमीन पर? मुझे लगता है कि यदि इस तरह के बयान देते रहेंगे तो बीजेपी के लिए राह ही आसान हो जाएगी। जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी के जितने भी नेता उधर से भी बयान आते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है बोलने की कि सनातन पे या किसी चीज़ पे बोलने की। सबको पता है, बीजेपी के लिए भी ये है, आपको भी इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी या हिंदुत्व की छवि उनके साथ जुड़ी हुई है, तो आपको फिर इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तरफ से है। देखिए, आप यदि कहेंगे 63% और 37%, तो फिर एक तरह का मैसेज ये भी जाएगा, 80-20 वाला भी मैसेज जाता है, जिसको यूपी विधानसभा में काफ़ी हो हल्ला हुआ था, और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी वही कोशिश है। तो देखिए, ग्राउंड पे जो रियलिटी है, ग्राउंड पे जो लगभग एक कहते हैं ना कि आज के डेट में हमारे यहाँ जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा को छोड़ के असेंबली की बात करें पहले, लगभग 15 से 20% ही लगभग फ्लोटिंग वोट है। 15 से 20% वोट को इन सब बयानों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं कि पॉजिटिव कैंपेन कहाँ है, कौन नेता है जो उनके सपनों को साकार कर सकता है, उधर हो जाती है। हाँ, लोकसभा के टाइम में आप देख सकते हैं कि इस तरह के बयान कुछ पोलराइज ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो दोनों तरफ से कोशिश होती है। उसमें जो लीडरशिप ज़्यादा मजबूत होगी उनको फ़ायदा होगा, और जैसा आप वहाँ से पोलराइज करने की कोशिश करो तो एंटी पोलराइजेशन भी होगा। 80% वाले पोलराइजेशन ज़्यादा करते हैं आज के डेट में, आपको भी पता है। बिल्कुल, देखिए, और यही कोशिशें की भी जा रही हैं बयानों के जरिए। सज्जन जी, नुमानी साहब अगर ये कह रहे हैं कि सनातन पर बयान देने से बचिए, हालांकि सनातन पर उनका क्या ज्ञान है वो भी वो आगे अपनी इस स्पीच में बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सनातन के लिए बहुत अच्छी बातें नुमानी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स को वो ये ताकीद कर रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस के साथ जुड़कर रहिए। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर है कि ऐसा ना हो जो कोशिश बीजेपी ने शुरू की है इसमें बीजेपी कामयाब हो जाए और बट जाए मुस्लिम वोट बैंक। देखिए, शाहबानो प्रकरण के समय से मुस्लिम समाज की त्रासदी ये रही है कि जो उसके नायक हैं वो नेता की बजाय ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं कि समाज का ठेका किसने ले रखा है। और नुमानी साहब की बात हो या अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब की बात हो, आप देखें तो एक सामंती सोच जो महिला विरोधी हो, जो एक समाज को एक ठेके के तौर पे देखती हो, वो दिख रहा है। अब सवाल ये रहा कि वो जो उनका लक्ष्य है कि मुस्लिम वोट बटे नहीं, अगर आप ग्राउंड सिनेरियो पे देखिए तो उसमें बहुत कुछ वो हासिल कर नहीं लेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट ऑलरेडी कंसोलिडेटेड है ग्राउंड पे। तो इसलिए बार बार जो चीज ऑलरेडी बीजेपी के विरोध में जा रही है, फिर भी ये डर ये दिखाता है कि एक बौखलाहट अंदर से है कि जो सत्ता का समीकरण है वो बहुत ज्यादा उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन इसके तौर पे, जैसा भावेश जी ने कहा, निश्चित तौर पे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये मुस्लिम समाज के पक्ष में और जितनी ज्यादा सार्वजनिक तौर पे बोलेंगे, उससे क्या होता है, काउंटर कंसोलिडेशन भी होता है। और ऐसी स्थिति में चुनाव के वक्त आप देखेंगे जो बयानबाजी ओवैसी साहब की आएगी, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब की आएगी, नुमानी साहब की आएगी, ये वो समाज के ठेकेदार हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर दिखाने की कोशिश, कि टेंडर किसके पक्ष में पास हो। तो ये समाज की त्रासदी है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। हमें नहीं लगता है बीजेपी को बहुत ज्यादा इससे किसी चिंता वाली बात है।
बिल्कुल ऐसे बयानों से सेल्फ गोल करने की कोशिश की जा रही है और इंडिया गठबंधन अब सिद्दीकी साहब के इस बयान को कैसे लेगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। तो एक तरफ महिला और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, तो चर्चा ओबीसी वोटर्स की भी की जा रही है। महिला आरक्षण का मुद्दा हो या देश में कोई भी मुद्दा हो, सीधे तौर पर ओबीसी समाज को टारगेट दोनों ही तरफ से किया जाता है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे आप कांग्रेस की बात करें। ये क्यों है जीत का फैक्टर, ये हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 54% माफ कीजिएगा ओबीसी फैक्टर काम करता है। बिहार की बात करें तो 61% है, राजस्थान में 48%, मध्य प्रदेश में 43%, छत्तीसगढ़ में 45%। इन 5 राज्यों को अगर हम मिला दें तो 185 लोकसभा सीटें होती हैं। तो ओबीसी फैक्टर कितना जरूरी है दोनों पक्षों के लिहाज से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मोदी के साथ ओबीसी वोट बैंक कब कब कितना मिला, आप ये समझिए। लोकसभा चुनाव की अगर हम 9 की बात करें तो 22% ओबीसी वोट रहा बीजेपी के साथ। हम 2019 की बात करें तो 44% ओबीसी वोट रहा। 10 साल में करीब करीब 2 गुना ओबीसी वोट बैंक जो है उसमें इजाफा हुआ है। यानी जो पहले 2009 के चुनाव में 22% था, 2019 में वो 44% हो गया, यानी आप इसे दुगना कह सकते हैं। और यही वजह है कि ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाती है, विपक्षी दलों की तरफ से भी की जा सकती है। ये इंटैक्ट वोटर बने, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। देवेंद्र, क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से रणनीति? हालांकि ओबीसी को लेकर आश्वस्त रहती है मौजूदा सरकार, सदन में दिए हुए बयान हो या योजनाएं हो, क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से अटैकिंग मोड में है विपक्ष ओबीसी को लेकर, कुछ और बड़े कदम उठा सकती है बीजेपी? और प्राची, ओबीसी को लेकर देखें तो बीजेपी की राजनीति काफ़ी आगे जा चुकी है। और अगर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक नैरेटिव दिया कि अगर ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं मतलब ओबीसी के लिए काम नहीं करेगा, तो उस हिसाब से सोचिए कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है तो ओबीसी के लिए इसका मतलब वो काम कर रहे होंगे। तो उस परिस्थिति में भी आप समझ सकती हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी के आते हैं तो वहाँ पर ओबीसी को लेकर बीजेपी को कुछ बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। महिला आरक्षण के सहारे जरूर ये अपोजिशन कोशिश कर रहा है कि उसमें सेंधमारी की जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो ओबीसी की राजनीति करने वाली पार्टियां अलायंस में हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या बिहार में आरजेडी की बात कर लें, उन पार्टियों के जो वोटर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो भी लोकसभा चुनाव में एक हद तक अपना पाला बदलते नजर आते हैं। दूसरी तरफ ओबीसी एक कम्युनिटी के तौर पे वोट नहीं करता, उसमें भी आप देखें तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी वोटर्स हैं। जैसे बिहार में अगर यादव की बात कर रहे हैं तो यादव जिधर वोट करता है, बाकी जो नॉन यादव ओबीसी हैं वो दूसरी तरफ वोट करना पसंद करेंगे। तो वहाँ पर बीजेपी को चिंता के लिहाज से कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है। बस ये है कि नैरेटिव को लगातार काउंटर करते रहने की रणनीति बीजेपी की नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से हर्षवर्धन जी अगर कहें तो कोई भी मुद्दा इस देश में है उसे ओबीसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही का मामला जो जैन का सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उसमें भी एक ओबीसी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से की गई। क्या ये नैरेटिव आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है या इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है? नहीं, देखिए, कहते हैं ना कि प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। भाषण वो दीजिए, ज्ञान वो दीजिए जो आपके व्यवहार में हो। कथनी करनी का बहुत अंतर होता है तो वो नुकसानदेह होता है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी महासचिव के पद, विधायक और सांसद के टिकट वो न ओबीसी को मिले उस लिहाज से, न दलित को मिले। और सवाल यहाँ ये उठता है कि जब आप इतने लंबी सत्ता में नहीं कर पाए, जब आपके पास सत्ता होती है तब लागू नहीं कर पाते हैं, जब आप कहते हैं कि आपने, जिसको कहते हैं ना कि जो अलग अलग समय पर आपने कहा कि बहुत कुछ कर दिया, तो राज्यों के मुख्यमंत्री आपके पास उतने नहीं होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपकी डिसीजन में वो बात ही नहीं होती है कि किसी वर्ग को आपको बहुत लाभ पहुंचाना है, टालने की रणनीति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे चिन्हित करते हैं, यानी जो कांग्रेस की गलतियां हैं, और बताते हैं कि देखो भैया आज के समय में ओबीसी कितना है। तो पहली बार हुआ कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ओबीसी मंत्रियों का अलग से सम्मान समारोह किया। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद किसके पास हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भले वो सुरक्षित सीटों की वजह से है, लेकिन उन्हीं के पास है। आज अगर सबसे ज्यादा सांसद और विधायक वो सबसे ज्यादा किसके पास है? तो बिना आरक्षण के लगभग उतने ही हैं जितना आरक्षण के जरिए मिलता, तो वो ओबीसी के हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ नहीं मिलता दिख रहा है। और जब राहुल गांधी इसको बातचीत करते हैं ना, तो आप देखिए वो ऐसे बात करते हैं कि चलो ठीक, हम तुमको भड़का रहे हैं, भड़कोगे क्या? तो उसको भी तो समझ में आता है ना, समय थोड़ा बदल चुका है, राजनीति और कोशिश वो पुरानी कर रहे हैं।
सज्जन जी, जो ओबीसी वोट बैंक जो दुगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आकर जुड़ा, क्या ये इंटैक्ट रहेगा? क्या इसमें और इजाफा होगा, या जो कोशिशें विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं और जो कमियां सरकार की तरफ से छूट जाती हैं उसे पॉइंट आउट किया जाता है, ये कुछ फायदेमंद साबित होगा विपक्ष के लिहाज से? देखिए, विपक्ष को बिल्कुल ओबीसी जो एक खेमा है उसमें बिल्कुल फायदा नहीं, और कारण यह है कि आज की तारीख में बीजेपी ओबीसीज की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप साउथ को छोड़ दें तो पूरे के पूरे प्रदेश में आप महाराष्ट्र से लेकर बंगाल और उसके बाद असम तक चले जाएं तो सबसे बड़ी पार्टी ओबीसीज की देख लें। तो अब ये बौखलाहट किसकी है? ये बौखलाहट एक तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनमें दबंग पिछड़े हैं, हर राज्य में कुछ दबंग पिछड़े होते हैं, पिछड़ों में जो डोमिनेंट कास्ट होती है उनकी बौखलाहट है, क्योंकि सत्ता से काफी समय से बीजेपी के उभार के बाद राजद हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या तमाम पार्टियां वो आगे बाहर हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का ये नवोदित प्रेम जो है, नया नया प्रेम ओबीसी के लिए, उनकी छवि तो अभी तक ओबीसी विरोधी पार्टी की रही है। अब लोहिया के समय से अगर देखें तो ओबीसी का एक्सक्लूजन हुआ है कांग्रेस के समय में। तीसरी बात यह है कि ओबीसी सेंसस वगैरह की तमाम बातें जो अब ये ला रहे हैं वो दिखाता है कि 10वें नंबर के बल्लेबाज को अगर एक ओवर में 20 रन बनाने हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी करने को तैयार होता है। कांग्रेस की कुछ वही स्थिति है। अब जब भी सेंसस भी होगा तो आप ये देखिए कि ओबीसी, जैसा कि कहा गया, कोई एक समूह बिल्कुल एक तरफा नहीं है, उसमें आंतरिक वो है। तो उसमें जो स्ट्राटा है, जो गैर दबंग पिछड़ा है हर राज्य में, अगर आप देखें तो उसमें उनकी पहली पसंद सबसे ज्यादा वो बीजेपी होती है। और ये चीज महाराष्ट्र में 105 में 40 विधायक जो हैं वो ओबीसी हैं। उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देख ले तो आज कोर वोटर जो बीजेपी का है वो ब्राह्मण और बनिया नहीं है, कोर वोटर आपका गैर यादव पिछड़ा है। यही स्थिति बंगाल में आप देख ले, ओबीसी का भले ही बीजेपी हारी लेकिन दलित ओबीसी के बीच में उन्हें 16 से 20% ज्यादा वोट मिले। असम में देखें तो किसी भी स्थिति में ओबीसी कार्ड जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहेगा। विपक्ष को उसमें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। कुछ दबंग पिछड़े हैं जो ये शोर मचा रहे हैं, और कांग्रेस का तो कोई ओबीसी में कहीं कोशिश की जा रही है सज्जन जी, अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति सेट की जा रही है और मुस्लिम, महिला और ओबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है 2024 के लिहाज से भी और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।